Hello everyone, welcome to the Be Smart Professional Academy's online lecture series for CS Foundation July 2020 attempt, जिसमें हम आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इंडियन लीगल सिस्टम। एक्चुअली हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था आपका 6 नंबर का चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू लॉ है, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लॉ क्या है, लॉ बनता कैसे है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो मैंने आपको ये बताया था कि लॉ की कोई पर्टिकुलर एक डेफिनेशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लॉ किसी एक जगह से तो नहीं बनता। अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विचारधारा के अलग अलग स्कूल्स हमने पढ़े थे, देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल स्कूल, पॉजिटिविस्टिक, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और रियलिस्टिक, इन सभी स्कूल्स में मतलब इन सभी विचारधाराओं में जो भी स्टडी करने वाले जो भी लोग थे, इन्होंने अलग को अलग अलग इंटरप्रेट किया है और अलग अलग लॉ क्या है ये समझाने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन इंडिया में लॉ कैसे बनता है ये हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ऐसे क्या सोर्सेस है जहाँ से लॉ बनता है। तो हमने डिस्कशन ये किया था कि कोई पर्टिकुलर एक सोर्स नहीं है लॉ का, अलग अलग लॉ के सोर्सेस है और अलग अलग लॉ के सोर्सेस से लॉ को उठाया जाता है और यहाँ पे जो भी है केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जो भी सिचुएशंस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आ रही है उसको ठीक है सॉल्व किया जाता है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने यहाँ पे देखा था कि सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉज क्या है। तो इंडियन लॉज के सोर्सेस को हमने दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, प्रिंसिपल सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्रिंसिपल सोर्सेस में हमने कस्टम मतलब परंपराएं, ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। कुछ लॉज, कुछ रूल्स या फिर कुछ लॉज परंपरा से लिए जाएंगे। जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स मतलब पास्ट डिसीजंस, यहाँ से भी कुछ लॉज लिए जाएंगे। स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, कुछ लॉज गवर्नमेंट खुद बनाएगी और कुछ पर्सनल लॉज भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो पर्सनल लॉज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो पर्सनल लॉज को भी यहाँ पे रेफ़र किया जाएगा एज अ सोर्स ऑफ लॉ बोल के। फिर बाद में हमने सेकेंडरी सोर्सेस में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस एंड सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ, ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्सेस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन लीगल सिस्टम, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सम अप करने की कोशिश करूँगा कि अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल सोर्सेस में बताया था कि सबसे पहला सोर्स यहाँ पे लिया गया है कस्टम्स। कस्टम्स मतलब परंपरा, बहुत सालों से चलने वाली जो भी प्रथाएं रहती हैं, परंपराएं रहती है, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें जो कि लेने जैसी चीज़ें उसको लिया जाएगा और एज अ लॉ बोल के उसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी हमने दो टाइप देखे थे, कस्टम विदाउट सैंक्शन और कस्टम हैविंग सैंक्शन। सर कस्टम विदाउट सैंक्शन मतलब क्या है? कस्टम विदाउट सैंक्शन मतलब ये है बेटा कि कुछ कस्टम्स, कुछ परंपराएं हैं जिनको गवर्नमेंट के मतलब लॉ की तरफ से सैंक्शन नहीं मिला है, मतलब ये नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी नहीं है ये कस्टम्स। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अब रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। आपकी माँ आपके घर में हमेशा बोलती वो कि बेटा रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या अगर आपने रात को नाखून काट लिया तो क्या आपको सज़ा मिलेगी? क्या आपने लॉ को ब्रेक किया? तो इसका आंसर नहीं है। मतलब ये जो कस्टम्स है विदाउट सैंक्शन वाले, ये नॉन ऑब्लिगेटरी इन नेचर है, ये कंपलसरी नहीं है। फिर बाद में हमने देखा था कस्टम हैविंग सैंक्शन। सर कस्टम हैविंग सैंक्शन मतलब क्या है? कस्टम हैविंग सैंक्शन मतलब बेटा कि ऐसे कस्टम्स हैं कि जिनको लॉ भी मतलब कंसिडर करता है, लॉ ने भी उसको परमिशन दे दिया है कि कुछ कस्टम्स हैं तो उनको ठीक है एज अ लॉ के तौर पे हम फॉलो करना चाहिए। उसमें हमने देखा था कि लीगल कस्टम्स है। लीगल कस्टम्स मतलब कुछ परंपराएं हैं जो कि फॉलो करना ही करना है। जैसे कि अगर लीगल कस्टम्स का एक एग्जांपल देखा जाए तो शादी का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से शादी होती है। जैसे कि मुस्लिम्स में शादी का लॉ अलग है,
हिंदुओं में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, तो क्या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शादी कर रहे हैं तो वो क्या शादी वैलिड नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। तो इसी को हम बोलेंगे लीगल कस्टम्स, ठीक है। तो ऐसे तुम कैसे भी तरीक़ों से शादी कर लो, ठीक है, चाहे मंदिर में कर लो या फिर चाहे कोर्ट में कर दो, रजिस्टर मैरिज कर लो, या फिर मस्जिद में कर लो, जहाँ कहीं भी शादी होती है, ठीक है, तो उन शादियों को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो लीगल कस्टम्स जो है वो लॉ ऑफ लैंड बोला जाएगा, रूल ऑफ लॉ बोला जाएगा, और उनको कोर्ट ने यहाँ पे सैंक्शन दे दिया है। कन्वेंशनल कस्टम्स मतलब वो कस्टम्स है जो कि जनरली ट्रेडर्स लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर ट्रेड में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि गोल्ड के जो ट्रेडर्स होते हैं उनमें कस्टम्स होता है कि जैसे हमने देखा था कि अगर कोई सोना खरीदता और बेचता है तो वहाँ पे 2% वहाँ पे मार्जिन रहता है, तो वो वहाँ का जो कस्टम है वो कोर्ट को भी यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल कस्टम होगा। अब लीगल कस्टम में भी हमने दो टाइप देखे थे, लोकल कस्टम्स और जनरल कस्टम्स। लोकल कस्टम्स मतलब क्या है कि पर्टिकुलर लोकेलिटी, अब अलग अलग रीजन, इंडिया में बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि अलग अलग अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट्स है, अलग अलग भाषाएं हैं, जाति है, प्रथाएं हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टम्स होंगे, तो उन सभी कस्टम्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, तो उसी को हम बोलेंगे लोकल कस्टम्स। इसमें जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स और पर्सनल लोकल कस्टम्स हमने देखा था, ठीक है। जनरल कस्टम्स मतलब ऐसे कस्टम्स हैं जो कि सभी लोगों ने यहाँ पे फॉलो करने हैं। फिर बाद में हमने देखा था कि सेकंड सोर्स क्या है, तो सेकंड सोर्स में हमने देखा था जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, कितने तरह के प्रेसिडेंट्स होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारी डिसाइसिस क्या है, रेशियो डेसिडेंडी क्या है, ऑबिटर डिक्टा क्या है, इनके बारे में हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था। अगर नहीं देखा है आपने लेक्चर तो ज़रूर आप जाके वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं पहला। फिर बाद में हमने देखा था तीसरा सोर्स है स्टैचूट और लेजिस्लेशन। ये स्टैचूट और लेजिस्लेशन में हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। कानून बनाने के 2 तरीके हैं, एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट से जो भी लॉ बनता है, मतलब जो भी कानून बनेगा उसे हम सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलेंगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और जो नीचे के लेवल पे, मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट, मेन लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो छोटे छोटे लॉज बनाए जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि लोकल सिटीज़ गवर्न करने के लिए लॉ बनाती है, तो उसे हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलेंगे। फिर बाद में हमने ये देखा था कि लॉ पर्सनल लॉ से भी उठाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जनरली पर्सनल लॉ क्यों लिया जाता है, तो पर्सनल लॉ जैसे कि शादी, तलाक या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो पर्सनल लॉज से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टैच्यूट और लेजिस्लेशन या फिर जुडिशियल डिसीजंस यहाँ पे काम नहीं करता। परंपरा की बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में परंपराएं जनरली कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल लॉ, जो भी हिंदुओं में अलग पर्सनल लॉ है, मतलब इनहेरिटेंस, मतलब जिसको हम वारिस बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। इसमें हमने एंशियंट सोर्सेस इसके देखे थे और मॉडर्न सोर्सेस क्या है। एंशियंट सोर्सेस हिंदुओं में देखे थे कि श्रुति है, जिसमें 4 वेदा है, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, और कुछ स्मृतियाँ हैं, मनुस्मृति, नारदा स्मृति, ठीक है। मुस्लिम्स में जो एंशियंट सोर्सेस है वो सबसे पहला है कुरान है, फिर बाद में हदीस, इज्म है, कियास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे देखा था हमने। और मॉडर्न सोर्सेस में देखा था कि इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस एंड लेजिस्लेशन। तो ये रहे हमारे पर्सनल प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ लॉ। यहाँ से लॉ लिया जाएगा और यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर बाद में हमने देखा था सेकेंडरी सोर्सेस। सर ये सेकेंडरी सोर्सेस क्यों? सेकेंडरी सोर्सेस इसलिए बेटा क्योंकि अगर जो भी प्रिंसिपल सोर्सेस है उनसे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये सेकेंडरी सोर्सेस का यूज़ करके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सोर्स क्या है, तो इसमें सबसे पहला सोर्स है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। सर ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस क्या है, तो इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा यहाँ पे कि मतलब जब कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा तब इसको यूज़ किया जाएगा या फिर अप्लाई किया जाएगा। मतलब
क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इट इज़ अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ। मतलब ना तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इंडिया में कोई कानून है, या फिर कस्टम से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, पर्सनल लॉ से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, मतलब जज साहब क्या करेंगे, सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सब चीज़ें मतलब हर फैक्ट को मतलब देखते हुए एक ऐसा डिसीजन पास करेंगे जो भी उनको सही लगता है, जो कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, जस्टिस होना चाहिए, इक्विटी इक्वल होना चाहिए, फिर गुड कॉन्शियस मतलब अच्छे दिमाग से वो अच्छे इससे वो डिसीजन दिया है। फिर बाद में अगर इनसे भी लॉ मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम अलग सोर्सेस पे जाते हैं। वो अलग दूसरा सोर्सेस है सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ मतलब ब्रिटेन का सोर्स है। ब्रिटेन का सोर्स क्यों सर? क्योंकि ब्रिटेन ने कई जगह पे हुकूमत की है, आपको पता ही है, इंडिया पे भी उन्होंने कई साल राज किया है। तो अ, उनका जो लॉ है वो एक बेहतरीन तरीके से कोडिफाई किया गया है, इसलिए हम उसको सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ उनको भी रेफर करते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला पार्ट आता है कॉमन लॉ। सर कॉमन लॉ क्या है? देखिए, इन द ग्रेट ब्रिटेन मतलब अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो वहाँ पे कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया की तरह। इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के सारे लॉज जो है वो वहाँ से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। लेकिन ब्रिटेन में कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मतलब सर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर लॉ कैसे है, लॉ कैसे बनता है वहाँ पे? तो जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटेन ने राज किया है वहाँ वहाँ पे जैसे जैसे सिचुएशन आती गई और सिचुएशंस के लिए वहाँ के जजेस ने जो भी डिसीजंस पास कर दिया है उन डिसीजंस को इकट्ठा करके एक किताब बनाई गई, उसी को हम कॉमन लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन लॉ बोलेंगे। मतलब प्रिंसिपल ऑफ लॉ इवॉल्व बाय द जजेस इन मेकिंग डिसीजंस ऑन केसेस दैट आर ब्रॉट बिफोर हिम। उनके सामने जो भी केसेस आती चली गई उनके ऊपर वो डिसीजंस देते चले गए और वो डिसीजंस किसी जगह पे रिकॉर्ड करके एक अलग से कंपाइल करके किताब बनाई गई, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉमन लॉ बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट है लॉ मर्चेंट। लॉ मर्चेंट मतलब क्या है कि ट्रेड से रिलेटेड ये जनरली लॉ है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द मर्केंटाइल लॉ, ठीक है। लॉ मर्चेंट मीन्स दोज कस्टम्स एंड यूसेजेस विच आर बाइंडिंग ऑन ट्रेडर्स। मतलब कुछ लॉज होंगे जो कि ट्रेडर्स के लिए बंधनकारक रहेंगे, ट्रेडर्स के लिए बाइंडिंग रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे। तो ये जो मर्चेंट लॉ है इसको भी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लॉ। सर ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लॉ क्या है? जैसे कि हमने जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस की कंसेप्ट देखी थी, एक ऐसी सिमिलर कंसेप्ट ही है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लॉ। इंग्लैंड में क्या होता है कि जब लोगों को कॉमन लॉ ऑफ कोर्ट ने डिसीजन जो दिया है, अगर वो लोग उससे मतलब खुश नहीं है, मतलब लोगों को लगता है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉमन लॉ ऑफ कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट एक पिटिशन उनके किंग के पास ले जा सकते हैं। मतलब उनके वो जो पिटिशन है वो किंग के पास फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब किंग क्या करेगा? वहाँ का जो राजा है वो तो ऐसी केसेस को नहीं देखेगा क्योंकि वो राजा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो केस है वो किंग अपने चांसलर को रेफर करने के लिए दे देगा, ठीक है। चांसलर मतलब कौन है सर? चांसलर मतलब इंग्लैंड में जो भी सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, वो बड़े चर्च में पादरी रहते हैं, ठीक है, जिनको हम बिशप के नाम से बोलते हैं, ठीक है। जो भी उनका मेन बिशप होगा उनके पास वो केस रेफर कर देता है और उसको बोल देता है कि देख भाई इस केस में तेरे को क्या लगता है कि कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ ने जो डिसीजन दिया है वो सही है या फिर गलत है। इसको देख के आप जो भी डिसीजन यहाँ पे दोगे वो यहाँ पे फाइनल डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लॉ। फिर बाद में आता है हमारा स्टैचूट लॉ। स्टैचूट लॉ मतलब क्या है कि जैसे इंडिया के पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो वैसे ही अगर इंग्लैंड में कोई स्टैचूट लॉ मतलब गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो उसे हम स्टैचूट लॉ बोलेंगे, जिसको हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेशन जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में बनता है वैसे उधर भी बनता है, ठीक है। फिर बाद में आता है हमारा जो भी आज के टॉपिक का मतलब जो मेन टॉपिक है हमारा कि इंडियन लीगल सिस्टम, मतलब इंडिया एक्चुअली कैसे काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करती है? वैसे तो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन मेनली यहाँ पे इंडिया को फंक्शंस अच्छी तरह से एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पे 3 ब्रांचेस यहाँ पे बनाई गई है। सबसे पहली ब्रांच है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। ठीक है सर, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या करती है? लेजिस्लेटिव ब्रांच बेटा लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब लॉ बनाना इनका काम है। मतलब इंडिया के हित में जितने भी अच्छे अच्छे कानून हैं वो बनाओ। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन ये काम करती है। फिर बाद में सर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मतलब लॉ बनाया, मतलब लॉ बनाने से तो काम नहीं चलेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, उसको रन भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इंडिया में वो अच्छी तरह से काम कर भी रहा है या नहीं। तो लॉ को पास करना और पास करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का जो भी काम है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के हाथ में दिया गया। मतलब साफ साफ है, एक लॉ बनाएगा, दूसरा लॉ को फॉलो करेगा, लॉ को रन करेगा, इंडिया को लोगों को कहेगा कि गाँव वालों देखो हमने ये लॉ बनाया है और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। और ये जुडिशियल ऑर्गन क्या है सर? जुडिशियल ऑर्गन मतलब ऐसी ऑर्गन है, ऐसी ब्रांच है, जैसे कि अगर पहले 2 ऑर्गन में मतलब लॉ मेकिंग बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर मतलब लॉ को रन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जुडिशियल ऑर्गन बनाया गया है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब क्या है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाना इनका काम है। इंडिया में 2 लेवल पे लॉ बनाया जाता है, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा है स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है, एक हाउस है लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, चुन के आते हैं वो लोग। 13 मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं चुन के। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इन लोगों की मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन लिया जाता है इन लोगों को चुनने के लिए, जिसको लोकसभा का इलेक्शन बोलते हैं, जो हाल ही में 2019 में हुआ है, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट को लोगों ने चुन के दिया है। फिर बाद में आता है पार्लियामेंट का दूसरा हाउस जो है उसको राज्यसभा बोलते हैं, जिसको हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसमें मैक्सिमम मेंबर्स 245 होते हैं, जिसमें 229 स्टेट से आते हैं और 4 मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो कि आर्ट साइंस और लिटरेचर फील्ड में जो भी अच्छे लोग हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, मतलब पीपल इन लोगों को चुन के नहीं देते। ये जो इलेक्शन होती है वो यहाँ पे लोअर हाउस के जो भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे वोटिंग करते हैं और उनके वोटिंग के हिसाब से यहाँ पे मेंबर्स यहाँ पे चुन दिए जाते हैं। ठीक है, और ख़ास बात ये है कि अब लॉ कैसे बनता है, मतलब लॉ बनाने की प्रोसेस क्या है। देखिए, अगर लॉ बनाना है तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, पहली प्रोसेस क्या है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन एक ड्राफ्ट लॉ बनाता है। ड्राफ्ट लॉ मतलब क्या कि एक्चुअली लॉ किस बारे में है, क्या है लॉ, और जो भी उसकी वर्डिंग्स है उसको एक ड्राफ्ट के तौर पे यहाँ पे बनाया जाता है। फिर बाद में वो क्या लॉ जो है वो पार्लियामेंट में रखा जाता है, दोनों हाउस में रखा जाता है, लोअर हाउस में और अपर हाउस में भी रखा जाता है। अब यहाँ पे जो मेंबर्स है, इन मेंबर्स में मतलब 545 मेंबर्स एंड 245 मेंबर्स में से 75% अगर मेंबर्स लोग इसको सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है, ये लॉ को सैंक्शन कर देते हैं, तो ये बिल मतलब ये जो ड्राफ्ट लॉ है उसको अगर पास करने के बाद पास कर दिया, मतलब इन मेंबर लोगों ने बोल दिया कि जी हाँ हमें ये जो भी लॉ बना है वो हमें यहाँ पे हम इसको सैंक्शन कर देते हैं, अगर बोला तो वो बिल बन जाता है। ठीक है, बिल बनने के बाद फिर बाद में सर बन गया क्या लॉ? नहीं, अभी तक नहीं बना है। फिर बाद में ये जो लॉ है वो पार्लियामेंट में रीड किया जाता है। ठीक है, जनरली उस जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड
जो भी मतलब मिनिस्टर है वो उस लॉ को रीड करता है। जैसे कि अगर जीएसटी की बात किया जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर वो जीएसटी को रीड करेगा, ठीक है। फिर बाद में ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास लिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं, और प्रेसिडेंट अगर इसके ऊपर अगर साइन कर दे, तब अगर प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर दे, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जब प्रेसिडेंट की इसके ऊपर साइन हो जाती है कि हाँ प्रेसिडेंट ने भी इसको एसेंट दे दिया, मतलब सहमति दे दी कि ठीक है ये जो लॉ बना है वो आप रन कर सकते इंडिया में, तब जाके वो लॉ बनता है। जब प्रेसिडेंट के पास वो जो लॉ लेके जा रहा है उसको डायरेक्टली लॉ नहीं बोलते, उसको बिल बोलते हैं, ठीक है। तो वो बिल जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही स्टेट लेवल पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव है, जिसमें हम विधानसभा, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, और विधान परिषद, ठीक है। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो यहाँ पे ये विधानसभा और विधान परिषद में यहाँ पे लॉ पास करवाना पड़ता है 2/3 वोटिंग से, मतलब 75 वोटिंग से। अब विधानसभा की बात की जाए तो हर स्टेट के लिए एक विधानसभा है, और इंडिया में विधान परिषद कंपलसरी नहीं है हर स्टेट के लिए, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, करंटली अगर देखा जाए तो 8 स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है, ठीक है। वो हर एक स्टेट के ऑप्शन में रखा गया है। तो ये रही लॉ मेकिंग बॉडी, इनका काम है लॉ बनाना, ठीक है। फिर बाद में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट इज द one that has a sole authority and responsibility for the daily administration of the state bureaucracy। मतलब इनका काम क्या है कि जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने लॉ बनाया है इनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना, इंडिया में ये लॉ अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, लॉ चल रहा है क्या नहीं ये देखने का काम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का है। अब ये एग्जीक्यूट करने का काम किसका है सर, तो एग्जीक्यूट करने का काम है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, ठीक है। इज द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट को भारत का सबसे पहला नागरिक बोला जाता है। द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड मेनली इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कौन एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने की मेन पावर किसके पास है, तो मेन पावर है प्रेसिडेंट के पास मेन पावर है। सर ये कहाँ पे लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के पास मेन पावर है, ये आर्टिकल 53 में लिखा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूट करने का, कंट्री एग्जीक्यूट करने का, रन करने का जो भी जिम्मा है वो प्रेसिडेंट के ऊपर दिया गया है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग मेनी हाई ऑफिशियल्स इन इंडिया। प्रेसिडेंट क्या करता है, इंडिया में जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, मतलब हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं, इनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। जिसमें से प्रेसिडेंट किसकी अपॉइंटमेंट करता है, तो गवर्नर ऑफ 29 स्टेट्स, हर एक स्टेट का गवर्नर होता है जिसे राज्यपाल के नाम से जानते हैं हम, वो राज्यपाल को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन कैसे करेगा, प्रेसिडेंट को क्या पता चीफ जस्टिस कौन अच्छा है, तो वो करेगा कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी के 30 जजेस होते हैं, अदर जजेस होते हैं। तो उन अदर जजेस को कंसल्ट करके चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। फिर बाद में अटर्नी जनरल, कैग, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, इनको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शनर कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का है, ठीक है। तो सर प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। अब इंडिया में सिस्टम कैसा है देखो, बंदा तो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है, लेकिन सब पावर्स किसके हाथ में दी गई है, प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में पावर दी गई है। मतलब भले ही आर्टिकल 53 बोल रहा है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करेगा इंडिया को, लेकिन यहाँ पे इंडिया एक्चुअली एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तो इंडिया एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। मैं यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर की सबसे लास्ट लाइन यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट पॉइंट वाली प्राइम मिनिस्टर की, इसमें देखिए, द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, प्रेसिडेंट के पास सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, एंड एक्सरसाइजेज देम डायरेक्टली, डायरेक्टली भी वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। जब देश में आनी बानी हो जाएगी, ठीक है, आनी बानी हो जाएगी, तब प्रेसिडेंट सब एक्सरसाइज करेगा पावर,
ठीक है, मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसके पास सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो वो खुद एक्सरसाइज कर सकता है डायरेक्टली, और फिर बाद में दिया है और थ्रो ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम एज पर द अफोरसेड आर्टिकल 53 सब आर्टिकल 1। ठीक है, मतलब क्या, मतलब या तो वो खुद एक्सरसाइज कर सकता है या फिर वो उसके किसी ऑफिसर से भी वो इंडिया एग्जीक्यूट कर सकता है, और वो जो ऑफिसर्स है उनकी लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर ही आता है। सबसे पहला पर्सन है प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूँ यहाँ पे। पीपल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पीपल ने चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो क्या बोल के काम करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब ऐसा है कि प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट किया है। ठीक है, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर अगर ओथ लेता है, मतलब शपथ लेता है जब, तो शपथ किसके पास से ले रहा है, प्रेसिडेंट के पास से ही ले रहा है ना, प्रेसिडेंट के सामने ले रहा है, प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि मैं इंडिया को अच्छे से करूँगा, यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ गवर्नमेंट को चलाने के लिए और इंडिया को न्याय वगैरह वगैरह उन सब, ठीक है, चीज़ों से यहाँ पे इंडिया को एग्जीक्यूट करूँगा। तो पीपल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बोलेगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे हम उसको। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रन करना उसका काम है। एक्चुअली प्रेसिडेंट ने उसको दिया है वो अथॉरिटी। इज द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का चीफ भी बोलेंगे हम उसे। ये चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एडवाइज करने का काम है। ठीक है, वैसे तो सब अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट ने ये अथॉरिटी किसके पास दी है, प्राइम मिनिस्टर के पास दी है। ठीक है, वो लास्ट लाइन पढ़ लीजिए आप। चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द काउंसिल, काउंसिल का हेड ऑफ मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर का वो हेड है। एंड लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टियां बैठती है, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी जो भी पार्टीज हैं उनका वहाँ पे एज अ लीडर बोल के यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, द पीएम लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसको लीड करने का काम यहाँ पे पीएम कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन है, लेकिन सभी पावर्स किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में पावर है यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में आता है हमारा जुडिशियल ऑर्गन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जुडिशियल ऑर्गन मतलब ये ऐसा ऑर्गन है, अगर पहले दो ऑर्गन में, मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, लॉ को चलाने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जुडिशियल ऑर्गन यहाँ पे दखल अंदाजी देने की कोशिश करते हैं। तो ये जुडिशियल ऑर्गन में सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है नई दिल्ली में। ठीक है, इज द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सबसे बड़ा कोर्ट है और फाइनल कोर्ट है, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, ये लास्ट डिसीजन दे देगा जो भी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस, मतलब क्या है कि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी 30 अदर जजेस रहेंगे। इट टेक्स अप अपील प्राइमरीली अगेंस्ट वर्डिक्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब जो मैटर हाई कोर्ट से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, जो मैटर ने हाई कोर्ट के डिसीजन को भी चैलेंज कर दिया है, वो चैलेंज किए हुए जो भी केसेस है वो यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, यहाँ पे प्राइमरीली यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि एक स्टेट वर्सेस दूसरे स्टेट के ऊपर अगर केस चल रहा है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में केस चल रहा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं पानी के रिलेटेड, अगर रोड से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर केस कर देता है, केस फाइल कर देता है। तो ये स्टेट वर्सेस स्टेट का जो केस है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में है इट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, ये तो पता ही है आपको, जो भी बेसिक यहाँ पे नागरिक को अधिकार दिया है इंडिया के, उसको सेफगार्ड करने का काम ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।
एंड डिस्प्यूट सेटल करेगा बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट इन द कंट्री। अगर वही अगर दो स्टेट्स के बीच में या फिर बहुत सारे स्टेट्स है वो आपस में यहाँ पे केस कर रहे हैं तो वो सॉल्व करने का काम इसका है। इट हियर्स मैटर विच में स्पेसिफिकली बी रेफर्ड टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैटर है और इस मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे दे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देगा, मैटर रेफर करेगा। ठीक है, फिर बाद में आता है इट ऑल्सो मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ मैटर्स ऑन इट्स ओन। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को हमेशा मैटर रेफर करने की ज़रूरत है? नहीं, कुछ कुछ चीज़ों के लिए। अगर देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि इसके ऊपर कोई डिसीजन दे दिया जाए या फिर ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर विचार किया जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट बिना किसी को पूछे खुद मैटर को यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे ले सकता है और उसके ऊपर जो भी है डिसीजंस दे सकता है विदाउट एनीवन ड्राइविंग इट्स अटेंशन टू देम। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान दिलाने की ज़रूरत नहीं है कोई मैटर। ठीक है, फिर बाद में लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। जो हमने हाई कोर्ट की कंसेप्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट की कंसेप्ट में हमने देखा था, जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर करेगा वो सभी के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाइंडिंग बन जाएगा। ठीक है, सभी हाई कोर्ट्स या फिर इंडिया में जितने भी कोर्ट्स आते हैं वो सभी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, यूनियन भी फॉलो करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे फॉलो करेगा। तो ये रही जुडिशियल ऑर्गन की जो भी पहली यहाँ पे ब्रांच है। इसके बाद आता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट तो आपके सिलेबस में वैसे दिया नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर दीजिए यहाँ पे क्या है। एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो जाएगा, लेकिन इंडिया में कई दो स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट है। जैसे कि पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी मतलब कैपिटल सिटी एक ही है चंडीगढ़, तो शायद वहाँ पे एक ही हाई कोर्ट हो जाएगा। तो सम 2 स्टेट्स हैव 1 हाई कोर्ट। वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में काम करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस है वो अच्छी तरह से फॉलो करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कंसल्ट करके हाई कोर्ट का भी जो जज है उसको अपॉइंट करेगा एंड गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, जो स्टेट में गवर्नर है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से डिस्कस करके हाई कोर्ट का जज यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। केसेस विद इन द स्टेट एंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट अगर किसी को जाना है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। फिर बाद में आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है इंडिया में हर जिले के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर 2 जिलों के लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, जो ये निर्भर करता है उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, वहाँ के लिए केसेस कितने, नंबर ऑफ केसेस कितने आए थे, इसके ऊपर यहाँ पे ये चीज़ें डिपेंड होती है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए सेपरेट कोर्ट होना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, दीज कोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये किसके कंट्रोल में काम करेंगे? हाई कोर्ट के कंट्रोल में काम करेंगे ऑब्वियसली। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी गवर्नर से अपॉइंटमेंट की जाएगी इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। सो सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या मैटर्स जनरली यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर होंगे या फिर सिविल क्रिमिनल केसेस होंगे, तो ये सभी केसेस यहाँ पे जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी ऑर्गन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है, जुडिशियल ऑर्गन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे लेजिस्लेटिव ऑर्गन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो ठीक है बॉडीज़ है लॉ बनाने वाली। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड मैगजिम्स जो लॉ में यूज़ किए जाते हैं, जो कि लॉ की थोड़ी अलग लैंग्वेज होती है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस किस टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे कैसे कैसे इंटरप्रेट करना है। थैंक यू, शुक्रिया।